हाय फ्रेंड्स, आज एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन हम लेके आए हैं विच इज फ्रेंड्स एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर्स विच वाज ओरिजिनली इश्यूड बाय आईसीएआई फॉर May 2020 एग्जामिनेशन, बट जो पोस्टपोन्ड होकर आपको पता है फ्रेंड्स जुलाई 2020 में हो गई है। पता नहीं उस महीने में भी एग्जाम होगी कि नहीं होगी फ्रेंड्स। ओके चलो, तो हम जो पहले डिस्कशन करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का होगा एंड बाद में हमारा फोकस एमसीक्यू के ऊपर होगा फ्रेंड्स। एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन है फ्रेंड्स आपसे, हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करें उसके पहले कोई भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करें उसके पहले फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक बार आप खास रिव्यू कर लेना। बाद में आगे का वीडियो देखेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, बट एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ना खुद से एंड बाद में मैं दूसरी बार पढ़ूंगा तो सारे उसके जो भी एस्पेक्ट्स होंगे, सारे उसके जो भी पैरामीटर्स होंगे आपके मन में सेट हो जाएंगे एंड आंसर का जो क्लैरिटी आपके मन में आएगा ना, गजब 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 हो जाएगा फ्रेंड्स, गारंटी है। डन। तो एक स्मॉल रिक्वेस्ट, rather a small expectation from you कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक बार आप रिफर कर लो, बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करना। चलो मैं शुरू कर रहा हूं ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच इज फर्निश्ड बाय मिस्टर राज, एजेड 50 years, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जो बनने जा रहे हैं उसके ऊपर का क्वेश्चन है। You are required to compute his total income and tax liability for assessment 2021। प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया हमारा 1920। फ्रेंड्स तो दो चीज हमको कंप्यूट करनी है, एक टोटल इनकम, एक टैक्स लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा ही होगा जिसमें सारे हेड्स ऑफ इनकम को वो क्लब करेंगे, मर्ज करेंगे एंड यहां पे आपकी टेस्ट होगी फ्रेंड्स। डन। तो मैं पहला ही बॉल जो लेटर से है वो एकदम जो तकलीफ वाला है वो मैं खेलने जा रहा हूं। मतलब रीजनेबली सारे प्रोविजंस आपके मन में डेफिनेटली होंगे, बट कनेक्ट करना सही जगह पे सही लेटर से ट्रांजेक्शन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव। मेरा ऑलवेज ऐसा मानना है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं होगा जो आपको पता ना हो। तकलीफ और रादर थोड़ी प्रैक्टिस हमको कहां पे करनी है कि हम उसको परफेक्ट जगह पे कनेक्ट कर पाए, हम उसका परफेक्ट आंसर कंप्यूट कर पाए फ्रेंड्स। डन। चलो शुरू करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स एंड नीचे देखे अदर इंफॉर्मेशन भी फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 तक हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप चेक करो, इट इज क्वेश्चन ऑफ 1 4 14 मार्क्स। मतलब देखो फ्रेंड्स 30-30 मार्क्स के तो 7 मतलब ये एमसीक्यू हो गए, तो 70 मार्क्स का जो हमारा इन टोटल वेटेज बचा ना फ्रेंड्स, तो उसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का ये 20% वेटेज हुआ। अब देख लो जो टोटल इनकम का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में चमकेगा वो 20% वेटेज लेके आएगा। मतलब कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सारे प्रोविजंस को चकाचक करना है, वो एक चैप्टर है फ्रेंड्स। ओके चलो शुरू करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है फ्रेंड्स एंड बाद में ही हमको ये रिसीट एंड पेमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा हमको कंसीडर करना चाहिए फ्रेंड्स। ओके शुरू करते हैं। अदर इंफॉर्मेशन नंबर 1, मोटर कार was put to use। ध्यान से प्लीज, मोटर कार was put to use both for official and personal purposes। दोनों यूसेज थे मोटर कार के, पर्सनल भी था ऑफिशियल भी था। 1/3 ऑफ मोटर कार इज फॉर पर्सनल पर्पस एंड नो इंटरेस्ट ऑन कार लोन वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो फ्रेंड्स इस इंफॉर्मेशन से हमको ऐसा पता चला कि 1/3 जो यूसेज है वो पर्सनल है एंड जो 2/3 यूसेज है वो बिजनेस है। इतना हमको ध्यान में रखना है। 1/3 इज पर्सनल, 2/3 इज बिजनेस। अकॉर्डिंगली मोटर कार का जो भी डेप्रिसिएशन होगा, जो भी अदर रिपेयरिंग खर्चा करवाया, मेंटेनेंस खर्चा हुआ, जो भी एक्सपेंडिचर मोटर का रिलेटेड होंगे ना फ्रेंड्स, उसमें जो बिजनेस एलिमेंट होगा, बिजनेस पर्पस होगा 2/3, उसको हम यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। रेडी चकाचक। चलो आगे बढ़ो। इंटरेस्ट के बारे में कुछ हमको नहीं बोला है, मतलब कोई इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इस ट्रांजेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। जब कार की बात आएगी तब ये पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये एडजस्टमेंट की इंपैक्ट देनी बाकी, ऐसा एक स्टार के एस्टेरिक के आपको जो भी साइन पसंद हो वो यहाँ पे कर देने की, जिससे फ्रेंड्स पता चले कि इस ट्रांजेक्शन की इंपैक्ट देनी बाकी है। चलो आगे देखो लाइफ में क्या हुआ। मिस्टर राज purchased a flat in Gwalior for ₹20 lakhs in July 2015। तो जुलाई 15 में 20 लाख रुपीस में फ्लैट परचेस किया गया था। कॉस्ट ऑफ विच वाज पार्टली फाइनेंस्ड बाय लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ ₹15 lakhs एट द रेट 10% इंटरेस्ट। तो ये 20 lakhs कहां से आए, तो 15 लाख रुपए की तो लोन ली थी विच वॉज एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिज ओन सेविंग ऑफ ₹1 lakh। ओ ये 20 lakhs का टोटल हमको बताया है कैसे आया। 15 लाख लोन से आया, 1 लाख उसका खुद का सेविंग था एंड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा ₹4 lakhs। तो बैंक ऑफ बीओबी से वो डिपॉजिट लेके आया 4 lakhs रुपीस की। वेरी गुड बॉय। The flat was given to SBI on lease for 10 years at the rate ₹42,000 per month। तो हमारे पास रेंट की डिटेल्स अवेलेबल है विच इज 42,000 पर मंथ, ये हमारा रेंट है। वाह।
Following particulars are also relevant. Municipal taxes paid, याद करो म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन कब मिलेगा? When it is paid by owner during the previous year. तो म्यूनिसिपल टैक्स की इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है. हाउस इंश्योरेंस की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है. ओके, लोन इज स्टिल अनपेड ऑन 31 मार्च 2020. तो लोन का कोई रीपेमेंट अब तक हुआ नहीं है फ्रेंड्स. अभी ये बहुत बार आईसीआई ऐसा क्वेश्चन पूछती है फ्रेंड्स, एंड ऐसे हमारे स्टडी मटेरियल में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस है. पर मुझे ऑलवेज ऐसा डाउट आता है फ्रेंड्स कि लोन आउटस्टैंडिंग हो 31 मार्च 2020 को, तो क्या बैंक कोई एक्शन नहीं लेती होगी? अब तक 1 रुपए का लोन का रीपेमेंट आपने नहीं किया एंड बैंक देखती रहे कि बरोबर है, कोई बात नहीं, रीपेमेंट मत करना. तो फिर ये थोड़ा इलॉजिकल है, बट अभी क्वेश्चन कंप्यूटेशन करने के लिए हमको इंफॉर्मेशन देनी जरूरी थी. चलो, तो फ्रेंड्स आई थिंक ये जो डिटेल्स हमको काम को आएगी, इट इज इन रिलेशन टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हम शुरू करते हैं. मई 2020 की एमटीपी का हमारा ये आंसर नंबर 1 हम शुरू करेंगे. अवर फर्स्ट हेड ऑफ इनकम विच इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. डन. चलो फ्रेंड्स, अभी देखो मेरे पास म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. जो है वो अवेलेबल है वो खाली एक्चुअल रेंट विच आई हैव रिसीव्ड, उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो व्हाट इज फ्रेंड्स एक्चुअल रेंट इन अवर क्वेश्चन which is provided to us? एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज अवर एक्चुअल रेंट. आप इंफॉर्मेशन से चेक कर लो. इट इज फ्रेंड्स 42,000 पर मंथ के लिए 10 साल के लिए हमने एसबीआई को ये फ्लैट रेंट पे दे दिया था. तो फ्रेंड्स 42,000 पर मंथ कंसीडर करेंगे, इंटू 12 करेंगे तो 5,04,000 रुपीज हमारा क्या हो गया? रेंट वी हैव एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. 42,000 पर मंथ हमारा रेंट हुआ फ्रेंड्स. इंटू 12 कर देंगे तो ये हमारा रेंट आ गया विच इज 5,04,000 of rupees is friends our actual rent. ओके फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट हमको पता ही है. इट इज जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स एनएवी माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मतलब जो लोन आपने लिया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, जो बचेगा इट वुड बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. चलो शुरू करते हैं हमारे जीएवी से. फ्रेंड्स म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट मैंने बताया इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो क्या बच जाएगा? गाव, विच इज जीएवी. इट वुड बी व्हाट? 5,04,000 ऑफ रुपीज. उसमें से क्या लेस करते हैं हम फ्रेंड्स? म्युनिसिपल टैक्स. चलो म्युनिसिपल टैक्स विच इज एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट इज व्हाट? 5,500 पर एनम. तो फ्रेंड्स 5,500 का म्युनिसिपल टैक्स हम सिंपली यहां से क्या कर देंगे? माइनस. 5,500 का म्युनिसिपल टैक्स यहां से माइनस, हमको क्या मिलेगा फाइनली? एनएवी 5,04,000 माइनस 5,500 कम्स टू व्हाट? 4,98,500. ये हमारे पास क्या आ गया? NAV. चलो उसमें से लेस करेंगे फ्रेंड्स हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन. चलो इसका 30% करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास आंसर आएगा 149,550. ओके, जो बचेगा, सॉरी हमको और एक चीज लेस करनी होगी विच इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन लोन. अभी देखो फ्रेंड्स 20 लाख का घर है, देखा ना फ्रेंड्स आपने इंफॉर्मेशन से, 20 लाख का घर है, उसमें से 15 लाख का आपका लोन अमाउंट है. 15 लाख का लोन अमाउंट है तो 15 लाख का एंड पूरा लोन आपको रीपे करना बाकी है. तो 1,50,000 का हम क्या क्लेम कर पाएंगे यहाँ पे? इंटरेस्ट का डिडक्शन. लेट आउट के केस में इंटरेस्ट की कोई लिमिट होती नहीं है. जो भी लिमिट है हमारे पास 2 लाख की, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में अवेलेबल है. लेट आउट में कोई लिमिट होती नहीं है फ्रेंड्स. तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? इट वुड बी 1,50,000 ऑफ रुपीज. एंड फ्रेंड्स फाइनली जो हमारे पास बचेगा इट वुड बी व्हाट? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. चलो एक बार चेक कर लेते हैं. 498,500 माइनस 149,550 माइनस 1,50,000. फ्रेंड्स टोटल इनकम के कोई भी क्वेश्चन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है. आप सम यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हो बट मगज और कोई जगह पे घूम रहा होगा तो एरर होने के चांसेस है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो फ्रेंड्स. प्रोविजन तो मुझे भी पता होंगे, आपको भी पता होंगे, बट करेक्ट जगह पे उसका एप्लीकेशन करना, कैलकुलेशन में विदाउट एरर परफेक्ट कैलकुलेशन करना वो बहुत जरूरी होता है. मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, बट उसका जो रीजन होता है ना, इट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड लैकिंग होता है. तो सारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखेंगे तो फ्रेंड्स डेफिनेटली गारंटी है कि एक भी एरर, छोटी सी भी एरर आप नहीं करेंगे एंड परफेक्टली 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स लेके आएंगे, गारंटी है. बट एक चीज, प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा यहाँ पे फ्रेंड्स. तो ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 198,950. डन. चलो इंफॉर्मेशन से हमने ये डिस्कस कर लिया तो इसका ट्रीटमेंट हो गया. टिक कर देने की, हमको पता चले इसको वापस एक बार आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं. सर एक चीज रह गई, हाउस इंश्योरेंस 2,000 रुपीज. 30% में सब कुछ आ गया, इसका कोई सेपरेट डिडक्शन आपको अवेलेबल होता नहीं है. डन. चलो नेक्स्ट आप चेक करो. ही अर्न 1 लाख रुपी in share speculation business and lost rupees 1,50,000 in commodity speculation business.
बोलो स्पेक्युलेटिव इनकम की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। 1 लाख उसने अर्न की है, 150 का उसने लॉस किया। बोलो क्या ख्याल है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर याद करो। स्पेक्युलेटिव मतलब स्पेक्युलेटिव लॉस खाली स्पेक्युलेटिव इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है और कोई भी इनकम के सामने उसको मैं सेट ऑफ कर पाऊंगा नहीं। यहाँ पे स्पेक्युलेटिव इनकम 1 लाख रुपए की, स्पेक्युलेटिव लॉस 1,50,000 रुपीज का, तो 150 का लॉस मैं 1 लाख के सामने सेट ऑफ कर दूंगा। आप समझ रहे हो? 150 का लॉस मैं 1 लाख के सामने सेट ऑफ कर दूंगा एंड 50,000 मुझे कंपल्सरी क्या करने पड़ेंगे? कैरी फॉरवर्ड। बट ये कब? जब हेड पीजीबीपी की डिस्कस करेंगे तब। अभी उसको हैशटैग कर देता हूं, सो बाकी रहेगा ये डिस्कशन। चलो नेक्स्ट। Mr. Raj received gift of rupees 30,000 each from 4 of his family friends. रिलेटिव से गिफ्ट मिलती ना तो एग्जम्प्ट होता, बाकी अदर देन रिलेटिव आपको गिफ्ट रिसीव होगी तो 50,000 की लिमिट है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। 30,000 30,000 30,000 30,000 ऐसे 4 फैमिली फ्रेंड्स ने आपको गिफ्ट की, इंटू 4 करेंगे तो 1,20,000 रुपीज आ जाएगा। बोलो 50 को क्रॉस कर दिया, आंसर क्या आएगा? टैक्सेबल। तो 120 की टैक्सेबिलिटी आपको कौन से हेड में? सैलरी, क्या सैलरी? हाउस प्रॉपर्टी ना, तो आईफोर्स हेड में आने वाली है। सेकंड ये हमारा हेड हो जाएगा फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलो हमको जो गिफ्ट मिला है वो फ्रेंड्स 30,000 की गिफ्ट मिली है, 4 फ्रेंड्स है, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 1,20,000। डन, चकाचक। चलो लाइफ में आगे बढ़ो। ये डिटेल हमने कंसीडर कर लिया। ही कंट्रीब्यूटेड 1,10,000 टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड बाय वे ऑफ बैंक ड्राफ्ट। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा डिडक्शन होगा ATG का। याद आ रहा है फ्रेंड्स? अफ्रीका, ये वर्ड याद आ रहा है? अफ्रीका, सेंट्रल, नेशनल, PM, स्टेट, CM, जिला। यहाँ पे डिडक्शन कितना क्लेम करने का? 100% विदाउट लिमिट। बाद में 50% विदाउट लिमिट। मैं क्या था थोड़ा याद करने का ट्राई करो। इट वाज जवाहरलाल, इंदिरा, राजीव, बाद में PM ड्रॉट रिलीफ फंड। दिस विल बी एलिजिबल फॉर 50% विदाउट लिमिट का डिडक्शन। ये डिडक्शन आपको मिलेगा 50%। इसके लिए कोई लिमिट का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लिमिट तो कितनी होती? ATG में डिस्कस किया है, इट इज 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। ये हमारी लिमिट है फ्रेंड्स। डन। चलो ये एडजस्टमेंट करना बाकी, बिकॉज हम पहले GTI कंप्यूट करेंगे, उसमें से डिडक्शन को लेस करेंगे एंड फाइनल क्या बचेगा हमारे पास? टोटल इनकम। लास्ट आप चेक करो। ओह दूसरा भी डोनेशन दिया है, चेक करो। He donated to registered political party rupees 3 lakhs by way of check। तो इसका डिडक्शन उसको मिलेगा ATGGC। याद आया? कंपनी होगा तो ATGGB, अदर देन कंपनी होगा तो ATGGC। जितना भी डोनेशन दिया चेक से दिया है, कैश होता तो डिडक्शन नहीं मिलता 1-2 रुपए का, पर यहाँ पे आपने चेक से डोनेशन दिया है, सो फुल 3 lakhs रुपीज विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। सेक्शन कौन सी लिखो? ATGGC में इट विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। इसकी भी इंपैक्ट देनी बाकी। चलो अभी आ जाते हैं हमारे क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। डन। चलो एक बार चेक कर लो फ्रेंड्स ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2019 इन कैश एंड बैंक विच इज रुपीज 50,000। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बिकॉज ये बैलेंस है फ्रेंड्स। बैलेंस इज माय ओपनिंग, तो इसका कोई ट्रीटमेंट करता, ये इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है फ्रेंड्स, ना ये रिसीट पेमेंट है, ये एक अकाउंट है, सो उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ओपनिंग बैलेंस से शुरू होगा, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर खत्म होगा। चलो आगे चेक करो। फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज। बोलो इट इज टैक्सेबल अंडर व्हिच हेड ऑफ इनकम? PGBP। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हेड PGBP। ओके, चलो थर्ड हमारा हेड जो होने वाला है इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। इट इज इनकम अंडर हेड PGBP। चलो कहां से शुरू करेंगे फ्रेंड्स? हमारी इनकम फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज, इट इज फ्रेंड्स 51 lakhs 36,000 ऑफ रुपीज। ये हमारी इनकम है जहां से हम हमारा कैलकुलेशन शुरू करेंगे। हमारी फीस है इट इज फ्रेंड्स 51 lakhs 36,000 ऑफ रुपीज। चलो आगे बढ़े। फीस हो गई। मोटर कार लोन फ्रॉम BOB एट द रेट 10% इंटरेस्ट पर एनम। मोटर कार सुन के मुझे ये याद आ जाती है, मोटर कार 1/3 पर्सनल है, 2/3 बिजनेस है। ओके, चलो मोटर कार लोन लिया। लोन तो क्या है? लायबिलिटी, तो इसको मैं तो लायबिलिटी से डिस्क्लोज करूंगा। यहाँ पे तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एंड फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन चेक करो। नो इंटरेस्ट ऑन कार लोन वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट का पेमेंट करते तो डिडक्शन अवेलेबल होता, बट इंटरेस्ट आपने पे ही नहीं किया, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन। ओके, चलो लाइफ में आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विच इज मेंटेन्ड विथ SBI। बोलो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पहले उसको इनकम के तौर पे डिस्क्लोज करेंगे इन माय आईफोर्स हेड एंड बाद में इट इज एलिजिबल फॉर ATTTA। याद आ रहा है कुछ आपको? ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है ना देखो एजेड 50 इयर्स है, ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होता तो FD का डिडक्शन प्लस इसका डिडक्शन ATTB में अवेलेबल हो जाता। पता चला? पर इसका डिडक्शन आपको कहां पे मिलेगा? ATTTA। एक एस्ट्रिक करके इतना ध्यान में रखने का,
अदरवाइज फ्रेंड्स भूलने के ब्राइटेस्ट चांसेस है। डन। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट मैं मेरे यहाँ पे इनकम के तौर पे ऐड कर देता हूं इंटरेस्ट ऑन बैंक और इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। कितना है फ्रेंड्स मेरा इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, एक बार इंफॉर्मेशन से चेक कर लेते हैं। माय इंटरेस्ट इज ₹15,000। लिमिट कितनी है डीडीटी है की? इट इज फ्रेंड्स 10,000 ऑफ रुपीज। तो 10,000 का आप यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। ओके, यहाँ पे लिख देने का, बाद में भूल जाए ऐसे चांसेस हो सकते हैं फ्रेंड्स। प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम यहाँ पे। चलो हमारा ये रिसिप्ट साइड तो खत्म हो गया। नाउ वी आर ऑन टू पेमेंट साइड। चेक करो फ्रेंड्स। फर्स्ट इज सैलरी, स्टाफ सैलरी, बोनस एंड स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लार्क्स 25,13,500 इतना आपने पे कर दिया आपके सैलरी को, बोनस को, स्टाइपेंड को। तो ये हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर हो गया। सिंपली यहां से क्या कर दूंगा उसको माइनस फ्रेंड्स। डन। लेस करेंगे सैलरी। अब पूरा लिखना एग्जामिनेशन में। अभी मैं लिखने में टाइम वेस्ट कम करके एक्सप्लेनेशन में टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूं फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या हो गया? सैलरी विच आई हैव पेड, जिसका मैं यहाँ पे क्या क्लेम कर पाऊंगा? डिडक्शन। चलो आगे बढ़ो। अदर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इट इज फ्रेंड्स 13 lakhs ऑफ रुपीज। अगर इट इज माई बिजनेस एक्सपेंडिचर तो उसको मैं यहाँ पे क्या क्लेम कर दूंगा? डिडक्शन। इट इज माई जनरल एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। यहाँ पे लेस कर दूंगा 13 lakhs ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। डन। चकाचक रेडी। चलो आगे चेक करो। ऑफिस रेंट अगेन एलिजिबल फॉर डिडक्शन 45,000 ऑफ रुपीज का मैं यहाँ पे क्या क्लेम करूंगा? डिडक्शन 45,000 ऑफ रुपीज। चलो लाइफ में आगे बढ़ो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन अंडर 80C बाकी रखो एस्ट्रिक 80C 25,000 का पूरा डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। अभी एक्चुअली तो ये सम एश्योर्ड के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, पर ऐसी इन्फॉर्मेशन तो हमको अदर इन्फॉर्मेशन से तो मिली नहीं। जो पॉलिसी 1 अप्रैल 12 के पहले होती तो सम एश्योर्ड का मैक्सिमम 20% डिडक्शन आपको मिलता। 12-13 में आपने पॉलिसी ली होती तो इट वुड बी लेट अस से 10% पर एनम। एंड 1 अप्रैल 13 के बाद पॉलिसी ली डिसेबल के लिए कि डीडीबी में जो सफर होते थे उनके लिए तो 15% ऑफ सम एश्योर्ड, अदरवाइज इट वुड बी 10% ऑफ सम एश्योर्ड। डन। इसका डिडक्शन 80C में आपको अवेलेबल होगा। चलो मोटर कार अक्वायर्ड इन जनवरी 2020 बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। ओके, बहुत अच्छा किया। 8 लाख रुपीज का आपने कार परचेस किया। यहाँ पे लोन कितने की थी? 1 लाख रुपए की लोन थी। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे 8 लाख रुपीज का आपने मोटर कार परचेस किया। सेल्फ फाइनेंस हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स 8 लाख रुपीज का आपने जो कार परचेस उसका आपको क्या मिलने वाला है? बोलो बोलो। डेप्रिसिएशन। अभी याद करो फ्रेंड्स, जनवरी 2020 में आपने ये कार को परचेस किया है, याद आ रहा है फ्रेंड्स? अगस्त से लेके, अगस्त की डेट याद है फ्रेंड्स आपको? तो फ्रेंड्स 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 में जो आपने असेट को परचेस किया है, कार को परचेस किया है, तो उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन रेट कितना होगा? फुल इट वुड बी फ्रेंड्स 15%। ओके, तो फ्रेंड्स ये 8 lakhs के ऊपर हमको फुल डेप्री अवेलेबल होगा विच इज 8 lakhs का क्या? 15%। बट एक छोटी सी जो ऑलवेज ध्यान में रखने की, जो हमने नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट में पढ़ी थी 1/3 2/3। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देता हूं डेप्री ऑन कार। ओके, कितना आएगा फ्रेंड्स? देखो 8 lakhs हमारा कार का एक्चुअल कॉस्ट है, उसका 15% डेप्री फुल मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स आई थिंक 2/3 2/3 हमारा बिजनेस पर्पस है, 1/3 पर्सनल था। 1/3 वॉज पर्सनल, 2/3 वॉज व्हाट? बिजनेस। इसका हम यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन एज डेप्रिसिएशन। डन फ्रेंड्स, चकाचक रेडी। चलो कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। 8 लाख रुपीज का 15% इंटू 2/3 इट कम्स टू व्हाट? 80,000। क्या ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स? डेप्रिसिएशन। चलो आगे देखो, कि वही वर्ड हो गया। बुक्स एनुअल पब्लिकेशन bought by way of account पे ड्राफ्ट जरूरी है फ्रेंड्स। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ECS ये होगा तो ही आप 10,000 के ऊपर के कोई भी एक्सपेंडिचर का क्या क्लेम कर पाएंगे? मतलब उसके एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या क्लेम कर पाएंगे? डेप्रिसिएशन। ओके, इन May 2019 मतलब फुल डेप्री अवेलेबल हो जाएगा। बुक्स एनुअल हो के, अदर देन एनुअल रेट इज व्हाट? 40%। तो फ्रेंड्स 20,000 का 40% इट कम्स टू व्हाट? 8,000 का क्या पे क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। तो फ्रेंड्स वापस एक बार, डेप्रिसिएशन बुक्स के ऊपर का वैल्यू कितनी थी फ्रेंड्स? 20,000 का 40% मेंशन कर दो फ्रेंड्स यहाँ पे। 20,000 का 40% कम्स टू 8,000। मेरा क्या आ गया फ्रेंड्स? डेप्रिसिएशन। आगे चेक करो। कंप्यूटर्स acquired in 1 December 2019 हाफ डेप्रिसिएशन गांधी जी के बाद फॉर प्रोफेशनल यूज बाय वे ऑफ
10,000 के ऊपर है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट यूज ऑफ ईसीएस के थ्रू नहीं किया है, डेप्री अवेलेबल होने वाला नहीं है, वी आर सो सॉरी, नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। ड्रॉइंग्स मतलब ये विड्रॉल्स है उसकी बात है, ड्रॉइंग्स मतलब नॉट दैट ड्रॉइंग्स, ओके, ये ड्रॉइंग्स का मतलब विड्रॉल्स जो किए हैं हमारे असेसी ने उसकी बात है। इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स, इट इज रिडक्शन इन माय कैपिटल। मोटर कार मेंटेनेंस डेफिनेट रिडक्शन आपको मिलेगा 15,000 का, बट 1/3 तो पर्सनल है, 2/3 बिजनेस है, तो 15,000 का 2/3 आप मोटर कार मेंटेनेंस लेस कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे इट इज मोटर कार मेंटेनेंस, ओके। अमाउंट वाज व्हाट, एक बार आप चेक कर लो, अमाउंट वाज फ्रेंड्स 15,000 रुपीज, उसका 2/3 मीनिंग बाय 10,000 अब यहाँ पे लेस कर देंगे एज व्हाट, माय डिडक्शन, ओके। चलो लाइफ में आगे बढ़ो धीरे धीरे होले होले। इट इज फ्रेंड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन, डिडक्शन कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स आपको, इसका एटीसी, एलआईसी भी था फ्रेंड्स, आपने ऊपर देखा हो तो ये रहा एटीसी फ्रेंड्स, थोड़ा हाईलाइट कर देने का, अदरवाइज ध्यान ना रहा ना तो आपका ध्यान आईसीआई नहीं रखेगा फ्रेंड्स, ओके। तो पीपीएफ एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये तो फ्रेंड्स क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, इसका कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक बाकी जो ये मोटर कार की इंफॉर्मेशन थी वो खत्म हो गई, हाउस प्रॉपर्टी खत्म कर दी है। हाँ, बिजनेस में देखो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, स्पेक्युलेटिव नॉन स्पेक मतलब स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो आपको बता दो फ्रेंड्स। इसको एक बार टोटल करके हम इनकम जो हमारी नॉर्मल बिजनेस इनकम है उसका यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे। एंड फ्रेंड्स हेड पीजीबीपी में ही हमारा ये एक पार्ट हुआ, हमारा ये सेकंड पार्ट होगा स्पेक्युलेशन बिजनेस, ओके। ये हमारा स्पेक्युलेशन बिजनेस, उसमें फ्रेंड्स प्रॉफिट कितना हुआ, उसमें हमारा लॉस कितना हुआ, एक बार इंफॉर्मेशन से चेक कर लो फ्रेंड्स। प्रॉफिट हुआ है हमारा 1 लाख रुपीज का, अर्नड 1 लाख एंड लॉस रुपीज 1,50,000 फ्रेंड्स, ओके। तो प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, लॉस हुआ है 1,50,000 का, तो कंपलसरी जो 50,000 का लॉस है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड, ओके। तो स्पेक्युलेटिव लॉस मुझे कंपलसरी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो मैं 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। इस लॉस को मैं खाली स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ, और कोई भी इनकम के सामने उसको मैं सेट ऑफ कर पाऊंगा नहीं फ्रेंड्स, ये हमारे मन में क्रिस्टल क्लियर है। चलो एक बार पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट कर देते हैं, बाद में लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। 51,36,000 मेरी इनकम से शुरू किया, माइनस 21,13,25,13,500 माइनस आएगा 13 lakhs ऑफ रुपीज, माइनस 45,000 माइनस 80,000 माइनस 8,000 माइनस 10,000 comes to what 11,79,500। इट इज व्हाट माय इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। आगे चेक करो फ्रेंड्स, हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो आ चुका है, हमारा फाइनल आईफोस इनकम कितना होगा, इट वुड बी 1,20,000 प्लस 15,000, इट कम्स टू व्हाट 1,35,000। हमारा क्या गया फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लाइफ में आगे बढ़े, आई थिंक अभी डिडक्शन के अलावा कोई खास इंफॉर्मेशन हमारे पास बाकी रहती नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा हमारा जीटीआई, ओके। चलो जीटीआई में क्या क्या आएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा हेड है हाउस प्रॉपर्टी, देन हमारा हेड है पीजीबीपी, देन हमारा हेड ऑफ इनकम कौन सा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एंड ये मेरे पास क्या आ जाएगा GTI विच इज ग्रॉस टोटल इनकम। चलो हाउस प्रॉपर्टी एक बार चेक कर लो फ्रेंड्स, हमारे पास कितना है 198,950 मेंशन कर दो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इट इज 198,950। चलो नेक्स्ट मेरे पास पीजीबीपी इनकम कितनी है वो एक बार चेक कर लो, पीजीबीपी इनकम ये रही, इट इज फ्रेंड्स 117,950। मेरे पास पीजीबीपी इनकम हो गई फ्रेंड्स 117,950 एंड मेरे पास आईफोस की इनकम कितनी है, इट इज फ्रेंड्स 1,35,000 इज माय इनकम अंडर हेड आईफोस। दिस फ्रेंड्स 1,35,000 इट कम्स टू व्हाट 15,13,450 इज व्हाट माय ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई के बाद बोलो क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, डिडक्शंस। वे कौन से डिडक्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो एक बार आप चेक कर लो फ्रेंड्स, ओके। चलो फर्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास आएगा, सीक्वेंस में जाते हैं, लिखते जा रहे हैं। देखो पहले आएगा हमारे पास ATC ₹25,000 एंड ये भी ATC ₹1,40,000। फ्रेंड्स लिमिट याद आ रही है, ATC की लिमिट कितनी है बोलो 1,50,000, ओके। तो फ्रेंड्स पहले बात आएगी ATC की। फर्स्ट हमारा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया है वो है, सेकंड इज PPF है फ्रेंड्स, ओके। चलो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक बार आप चेक कर लो, इट इज व्हाट फ्रेंड्स 25,000 ऑफ रुपीज एंड PPF इज 1,40,000। ये हमारा 25,000 रुपीज एंड फ्रेंड्स PPF कितना हो गया 1,40,000। टोटल देखो फ्रेंड्स एक बार
तो कितना होगा 1,65,000. ओके, बट फ्रेंड्स लिमिट इज व्हाट? लिमिट इज 1,50,000 एंड देयरफॉर हमारा जो डिडक्शन होगा वो भी कितना होगा फ्रेंड्स? ₹1,50,000. बोलो क्लियर? रेडी? चकाचक. चलो नंबर बी, ये फ्रेंड्स ध्यान में रखने का. ओके, चलो आगे बढ़ो लाइफ में. नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, देखो ये एटीसी हो गया, क्रॉस कर देने का, एटीसी हो गया, क्रॉस कर देने का. नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स एटीटीटी है. 15,000 का हमारा इंटरेस्ट था, बट उसमें से डिडक्शन में आप कितना क्लेम कर पाएंगे? इट वुड बी 10,000 फ्रेंड्स. सो एटीटीटी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ ₹10,000. नेक्स्ट लाइफ में आगे बढ़ो. तो फ्रेंड्स देखो कोई एस्ट्रिक बाकी हाँ ये रहा स्पेक्युलेटिव वाला ट्रांजेक्शन हमने कर दिया फ्रेंड्स. ये कंट्रीब्यूटेड ₹1,10,000 टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 50% विदाउट लिमिट. ओके, तो फ्रेंड्स 1,10,000 का 50% रिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स. एटीजी 50% ऑफ ₹1,10,000 इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स? देखो 1,10,000 का 50% इट वुड बी 55,000 ऑफ रुपीज का वापस मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा? डिडक्शन. ये 55,000 का मुझे अवेलेबल हो जाएगा डिडक्शन. एटीजी के बाद आप देखो फ्रेंड्स ये हमारा वहीवट हो गया. नेक्स्ट एटीजीजीसी 3 लाख रुपए डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी. ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया एटीजीजीसी ₹3 लाख का डोनेशन जो हमने दिया है पॉलिटिकल पार्टी को. फुल अमाउंट विल बी एलिजिबल फॉर व्हाट? डिडक्शन. ओके, तो एक बार फ्रेंड्स हम टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल डिडक्शन डू वी हैव फ्रेंड्स. फर्स्ट इज 1,50,000 प्लस 10,000 प्लस 55,000 प्लस 3 lakhs of rupees. आंसर कम्स टू व्हाट? 5,15,000. फ्रेंड्स डिडक्शन जब भी आप कंप्यूट करो ध्यान में रखने का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 कैजुअल इनकम में से अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज वो स्पेशल इट्स इनकम में से अवेलेबल होता नहीं है फ्रेंड्स. एंड आप इन्फॉर्मेशन से चेक करो, हमारे पास कोई स्पेशल इनकम अवेलेबल नहीं है. जो आईफोस में है वो भी गिफ्ट थी एंड वो भी इंटरेस्ट था. तो फ्रेंड्स देखो आईफोस में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी इट वॉज इंटरेस्ट एंड गिफ्ट, तो इसकी टैक्सेबिलिटी बरोबर है फ्रेंड्स. स्पेशल रेट से अवेलेबल, स्पेशल रेट से उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं है फ्रेंड्स. तो हमारा जीटीआई में से जो हम टोटल इनकम लेस करेंगे उसके बाद हमको जीटीआई में से डिडक्शंस को लेस करेंगे, तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे पास क्या अवेलेबल होगा? टोटल इनकम जो हमको पूछा गया है एग्जामिनेशन में और क्वेश्चन में. तो टोटल इनकम इज व्हाट? इट इज फ्रेंड्स माय जीटीआई लेस क्या करेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2 80U. ओके, चलो मेरा जीटीआई कितना होगा फ्रेंड्स? माय जीटीआई वुड बी 15,13,450 1513 450 1530 15,30,450 ऑफ रुपीज. एंड फ्रेंड्स डिडक्शन होगा वो मेरा कितना होगा? 5,15,000. 5,15,000 मेरा क्या आ गया फ्रेंड्स? डिडक्शन. तो फाइनली मेरे पास बचेगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? टोटल इनकम 5,15,000 इट वुड बी 998,450. ये फ्रेंड्स क्या आ गया? हमारा टोटल इनकम. डन. इसके ऊपर हमको क्या कंप्यूट करना है? टैक्स लायबिलिटी. दो चीज कंप्यूट करनी थी ना फ्रेंड्स हमको, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. फ्रेंड्स टैक्स लायबिलिटी जब भी हम कंप्यूट करेंगे अप टू ₹2,50,000 यहाँ पे नॉर्मल स्लैब एप्लीकेबल होगा, बिकॉज फ्रेंड्स आपने एज चेक की, मैंने बीच में चेक की थी ना, वो एटीटीटी आएगा, एटीटीटी भी आएगा उसके लिए. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एज इज 50, तो नॉर्मल एज है फ्रेंड्स. यहाँ पे रिबेट नहीं आएगा बिकॉज आपकी इनकम टोटल इनकम इज 9,98,450. ओके, तो नॉर्मल स्लैब एप्लीकेबल होगा, ना सरचार्ज ना रिबेट, शांति में बच के 2,50,000 तक मुझे कोई एक भी रुपए का इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स. ओके, जब बात आती है 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम की, इस डिफरेंस का मुझे 5% पे करना पड़ेगा. 2,50,000 का 5% इट वुड बी व्हाट? 12,500. ओके फ्रेंड्स, अभी 5 से लेके 10 लाख मतलब 998,450 में से हम 5 लाख को लेस कर देंगे, इट वुड बी व्हाट? 4,98,450 के ऊपर मुझे टैक्स का पेमेंट करना होगा. एट व्हाट रेट? बोलो 20%. तो इसके ऊपर मेरा रेट हो जाएगा 20%. इज कम्स टू 99,690. ये फ्रेंड्स मेरा टैक्स आएगा. इट वुड बी प्लस 12,500, इट वुड बी 112,190. इसमें मैं ऐड कर दूंगा, जो आप मत बोलना, इट इज फ्रेंड्स 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ओके, इसका 4% हम कर देंगे. इट वुड बी फ्रेंड्स 4,488. टोटल एक बार हो जाए, राउंडिंग ऑफ भी करना है फ्रेंड्स हमको. राउंडिंग ऑफ करके मैं इनकम बताऊँ, टोटल टैक्स लायबिलिटी बताऊँ, 116,680 इज फ्रेंड्स माय फाइनल
tax liability which is rounded off. I think friends पता चला, बोलो क्लियर, चकाचक, थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2-1। ओके, इट इज ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। चेक करो फ्रेंड्स, पहले एक बार मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक क्वेश्चन एक बार पहले खुद से पढ़ लो, बाद में आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। सिमरन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्स्ट क्वेश्चन भी सीए के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन भी सीए के ऊपर, इज प्रेजेंटली वर्किंग इन अ फर्म इन इंडिया। ओके, शी हैज रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम पोस्ट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फ्रॉम अ कंपनी एट न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से उसको लेटर आया है कि उसको वहां पे जॉब मिल सकती है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की। वाह। एज पर द ऑफर लेटर शी शुड ज्वाइन द कंपनी एट एनी टाइम बिटवीन 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर। तो इस ड्यूरेशन में वो कंपनी ज्वाइन कर सकती है न्यूयॉर्क में। शी अप्रोचेज यू, बोलो आपको अप्रोच कर दिया वो, फॉर योर एडवाइस, आपसे एडवाइस मांगने के लिए अप्रोच किया ऑन द फॉलोइंग इश्यूज टू मिटिगेट हर टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया। ओके, टैक्स लायबिलिटी के बारे में कुछ आपको पूछना चाहती है। नंबर 8, डेट बाय विच शी शुड लीव इंडिया टू ज्वाइन हर कंपनी। तो उसको कौन से दिन इंडिया छोड़ देना चाहिए। टैक्स एंगल के मतलब टैक्स एंगल से आपको सोचना है। तो फ्रेंड्स देखो, हमारा आंसर टू 1, पहले ये देख लो, वो इंडिया मतलब वो वहां पे ज्वाइन कब से कर सकती है, 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक वो वहां पे ज्वाइन कर सकती है। 1 सितंबर 2019 से लेके इट इज फ्रेंड्स 31 अक्टूबर 2019। ओके, इट इज फ्रेंड्स 31 अक्टूबर 2019। तो फ्रेंड्स ये ड्यूरेशन में वो वहां पे ज्वाइन कर सकती है। अभी देखो फ्रेंड्स क्या होगा, हमको पता है एक्सेप्शन, इंडिया का जो भी कोई भी पर्सन होगा वो आउटसाइड इंडिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। पता चला, इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो उसको फ्रेंड्स फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही अप्लाई करनी होगी फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस के RKNR। उसको दो बेसिक कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है। वन इज स्टे ऑफ 180 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, सेकंड इज 60 प्लस 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। वो कंडीशन सेकंड वाली एप्लीकेबल होने वाली नहीं है, उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन खाली एप्लीकेबल होगी। मतलब एक ही कंडीशन उसको बेसिक कंडीशन में चेक करो तो फ्रेंड्स एक ही बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है, कौन सी, फर्स्ट वाली, विच इज स्टे ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग दी हमारा प्रीवियस ईयर 1920। डन। तो फ्रेंड्स देखो, उसका स्टे बरोबर समझना, उसका स्टे अप टू 181 डेज होगा इंडिया में, बरोबर समझना, उसका स्टे अप टू 181 इंडिया में होगा तो उसका स्टेटस क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट, बिकॉज उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। तो उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो उसका स्टेटस क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अब समझे एग्जैक्टली, बेसिक कंडीशन कितनी, 2, उसमें से फर्स्ट ही उसको सेटिस्फाई करनी होगी बिकॉज शी इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ओके, तो उसको फर्स्ट ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है फॉर हर स्टेटस टू बी रिगार्डेड एज व्हाट, रेसिडेंट। अभी मुझे क्या कहना है, तो उसके एग्जैक्ट 180 डेज यहां पे हो गए तो वो बन जाएगी रेसिडेंट। हमको तो रखना है उसको नॉन रेसिडेंट, जिससे उसको इंडिया में कोई टैक्स का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट ना आए फ्रेंड्स। ओके, तो वो इंडिया में 181 डेज तक रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी 181 डेज का मतलब कौन सा दिन उसका लास्ट होना चाहिए, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, अप्रैल पूरा महीना यहां पे रह सकती है, अप्रैल मई जून, मैं कैलकुलेट करता हूं, अप्रैल मई जून, जुलाई भी चलेगा, अगस्त भी चलेगा, हाँ, और जब सितंबर महीना आएगा, अभी टोटल मेरा 153 हुआ है, इसका टोटल फ्रेंड्स आप चेक करो अभी तक का, इट इज 153 नंबर ऑफ डेज। अभी 181 डेज तक इंडिया में रह सकती है, तो 181 माइनस 153 कर दो तो डेट कौन सी आएगी, 28। मतलब ये सितंबर की 28 लास्ट डे होगी जो दिन वो इंडिया छोड़ देगी, तो उसका स्टे इंडिया में 181 डेज का हो जाएगा। तो 181 डेज का हो जाएगा, उसका स्टेटस क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। तो इसका उसको इंडिया छोड़ना चाहिए ऑन फ्रेंड्स 28 सितंबर 2019। जो इस दिन उसने इंडिया छोड़ा है तो उसका स्टेटस क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट, एंड उसको उसकी जो भी इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल हो सकती नहीं है। और फर्स्ट एडवाइस बरोबर की हमने, यस, कि वो 28 सितंबर को इसका इंडिया छोड़ सकती है। नेक्स्ट आप चेक करो, डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पार्ट ऑफ हर सैलरी टू हर बैंक अकाउंट इन दिल्ली।
उसका पार्ट ऑफ सैलरी इंडिया में वो रिसीव करना चाहती है, मेंटेन्ड जॉइंटली विद हर मदर टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ हर फैमिली। बहुत उसकी सोच बहुत अच्छी है कि उसकी फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए वो पैसा 50% और उसका कोई भी पार्ट उसने फिक्स किया होगा वो डायरेक्टली इंडिया के अकाउंट में रिसीव करेगी। बट मैं आप उसको सिमरन को ऐसा बोलते हो, सिमरन जो तू डायरेक्टली इंडिया में वो पैसे भेजेगी तो इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, स्टेटस चेक ही नहीं करते, ऑलवेज क्या बोलते हैं, टैक्सेबल। टैक्स इंसिडेंस याद आया, R&OR, RBNR, NR, income received in India, taxable, income accrued in India, taxable। तो उसने जो इंडिया में वो पैसे रिसीव किए तो उसकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। उसकी जगह ऐसा करो कि वो वहां पे पैसे रिसीव करे, बाद में वहां से पैसे यहाँ पे रेमिट करे। मैं रिपीट करना चाहूंगा, वहां पे पैसे रिसीव करे, उसकी टैक्सेबिलिटी उसको इंडिया में आएगी नहीं, एंड वहां से वो पैसे इंडिया में रेमिट करे तो उसका जो भी टैक्सेबिलिटी उसको अकर होने वाली नहीं है, फायदा हो जाएगा फ्रेंड्स। डन। तो जो डायरेक्टली वो क्रेडिट यहाँ पे लेगी तो उसको टैक्सेबिलिटी आएगी, ऐसे एडवाइस आप करना। थर्ड, period for which she should stay in India when she comes to India, तो इंडिया आ रही है तो कितने नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में रहती होनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स मेरा ऐसा कहना है वो वापस एक बार शी इज इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन which who comes to India for the purpose of visit to India, तो उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी फ्रेंड्स। ओके, सेकंड बेसिक कंडीशन उसको चेक करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जब फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होती है तो वो इंडिया में 181 डेज तक रह सकती है, तो उसके ज्यादा वो रहेगी ना तो लोचा पड़ जाएगा, उसका स्टेटस रेसिडेंट बन जाएगा, टैक्स एंगल से तकलीफ पड़ेगी, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है। तो जब इंडिया आएगी इन टोटल उसका ड्यूरेशन प्रीवियस ईयर में 181 डेज का होगा तो उसको स्टेटस नॉन रेसिडेंट मेंटेन करते हुए उसको इनकम इंडिया में कोई भी इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी नहीं। हाँ, ऑब्वियसली अप्रूव्ड इंडिया रिसीव्ड इंडिया तो टैक्सेबल होगी, बाकी उसकी जो बाहर सैलरी इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होने वाली नहीं है। बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन। आई थिंक मुझे तो वेटेज देख के थोड़ा शॉक हो गया। 7 मार्क, मैं हूं तो पर्सनली ना पूछू, एक मार्क बरोबर है, पर 7 मार्क ICAI बहुत उधर है फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन 2 में 2। एक बार आप पहले खुद से पढ़ लो, बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, पढ़ लिया, मैं स्टार्ट करूं। चलो, एग्जामिन एंड कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी और लायबिलिटी ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, मतलब उनको क्या कंप्यूट करना है, TDS इफ एनी, जो लगता होगा तो एप्लीकेबल होता होगा तो, इन केसेस स्टेटेड हियर अंडर फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, तो वी नीड टू कंप्यूट TDS। चलो, फर्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेज ₹50,000 per month as rent to central government for building in which one of its branch is situated। फ्रेंड्स, कोई भी पेमेंट आप सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हो तो उनका टैक्स रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आती नहीं है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट आपने किया, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू TDS। यहां पे क्या लिख दूंगा, नो TDS, सिंपल। चलो नेक्स्ट, करण, अ पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड was paid amount of rupees 1,75,000 as fees which was actually in the nature of commission on sales. Okay, for period 1 June 2019 to 30th September 2019। ओके फ्रेंड्स, देखो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, डायरेक्टर को जो भी अमाउंट पे की गई ₹1,75,000, उसका TDS कहां पे होगा, इट इज फ्रेंड सेक्शन 194J। ओके, तो उसका टैक्स रिडक्शन 194J में होगा, इट इज व्हाट 10%, मतलब 1,75,000 का 10% कर देंगे, इट वुड बी व्हाट 17,500 का टैक्स रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। डन। ओके, तो यहाँ पे टैक्स रिडक्शन होगा 1,75,000 का 10%, इट कम्स टू 70,500। नेक्स्ट पॉइंट हम पहले डी सॉल्व करेंगे, बिकॉज सी के लिए मुझे आपको प्रोविजंस थोड़े रिफर करने होंगे, बिकॉज आपको एग्जैक्ट पता चले फ्रेंड्स। डी पॉइंट, पेमेंट ऑफ ₹1,50,000 मेड टू जॉन कैना, एन अमेरिकन रेसलर, बाय इंडियन न्यूज़पेपर एजेंसी on 1st August 2019 for contribution of articles in relation to sport of रेसलिंग। ओके, तो ये फ्रेंड्स देखो, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट किया गया है, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट किया गया हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो भी टैक्स डिडक्शन होगा वो 20% रेट से होगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑल्सो। तो फ्रेंड्स 1,50,000 का 20% करेंगे तो TDS कितना होगा फ्रेंड्स आपका, इट वुड बी 30,000 रुपीज प्लस उसमें ऐड करना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन से हमारा 4% कम्स टू 1,200, अल्टीमेटली 3,1,200 का टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। क्लियर, डन। एंड नंबर सी चेक करो,
fees paid on 1st November 2019 to डॉक्टर कश्यप बाय वरुण HUF, मतलब वरुण HUF ने डॉक्टर कश्यप को फीस का पेमेंट किया ऑफ ₹5 लाख फॉर सर्जरी परफॉर्म्ड ऑन अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, मतलब वरुण के HUF के कोई फैमिली मेंबर की और वरुण के HUF के कोई मेंबर की सर्जरी परफॉर्म की थी डॉक्टर कश्यप ने, उसके लिए ₹5 लाख का पेमेंट किया गया फ्रेंड्स। ओके, तो इसका एक मुझे प्रोविजन पढ़ने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है, तो फ्रेंड्स आप एग्जैक्टली प्रॉपर्ली आप इसको समझ पाएंगे, तकलीफ नहीं पड़ेगी एंड एग्जैक्टली आप उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, चलो तो हमारा आंसर ये रहा 194J। अभी देखो फ्रेंड्स, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, HUF ने डॉक्टर कश्यप को पेमेंट किया है ₹5 लाख का, जिसके लिए HUF के कोई मेंबर की सर्जरी परफॉर्म कर दी गई थी बाय डॉक्टर कश्यप। ओके, तो देखो सेक्शन 194J क्या कहता है फ्रेंड्स, HUF को टैक्स का डिडक्शन कब करना होगा, जब उनका टर्नओवर 1 करोड़ और ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख के ऊपर क्रॉस करेगा तो HUF को टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। रिपीट करना चाहूंगा, एज पर सेक्शन 194J HUF को टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट कब है, जब उनका टर्नओवर 1 CR को क्रॉस करता हो, 50 लाख की रिसीट ग्रॉस रिसीट उनकी क्रॉस करती हो, तब जब उनको टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इतने एक बार पढ़ लेते हैं। HUF is required to deduct tax at source on fees paid for professional services only if total sales, gross receipts or turnover from business or profession exceeds what 1 crore or 50 lakhs as the case may be for the financial year preceding to current financial year, and such payment made for professional services is not exclusively for personal purpose of any member of HUF। वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंड सच पेमेंट is made for professional services and not exclusively for personal purpose। Done? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेमेंट किया गया है वो मेंबर के पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट किया गया है, तो 194J अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। आगे देखो फ्रेंड्स 194M क्या कहता है। 194M provides for deduction of tax at source by HUF which is not required to deduct tax at source under section 194J। तो 194J में ये HUF कवर नहीं हुआ because payment is what for personal purpose of member। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 194M एप्लीकेबल हो सकता है in respect of fees for professional services if such sum aggregate of such sum exceeds what 50 लाख during the previous year और during the financial year। यहाँ पे तो खाली 5 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है and therefore there is no liability to deduct tax at source under section 194M। डन फ्रेंड्स, तो ये हमारा डिस्कशन था इन रिलेशन टू TDS। 4 क्वेश्चन थे, मैं रिपीट करना चाहूंगा। फर्स्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट किया गया है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ TDS। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स आपके जो डायरेक्टर को पेमेंट किया गया है, इट इज 194J अट्रैक्ट होकर 1,75,000 का 10% आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। एंड फ्रेंड्स HUF ने जो डॉक्टर कश्यप को पेमेंट किया गया है 194M 50 लाख की लिमिट रखता है, 194J पर्सनल पर्पस को एक्सक्लूड करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आंसर आएगा नो TDS, there is no liability to deduct tax at source। एंड फ्रेंड्स जो लास्ट हमारे पास आएगा इस फ्रेंड्स लेटर से यहाँ पे आपने नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आपका टैक्स का रेट होगा TDS का रेट होगा 20% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 1,50,000 का 20 प्लस 4% कम्स टू व्हाट, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यस TDS। बोल फ्रेंड्स, सिंपल है, डन। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.